नमस्कार दोस्तों, आज का नया टॉपिक है लॉ ऑफ टॉर्ट्स। लॉ ऑफ टॉर्ट्स का मतलब होता है नुकसान भरपाई का कानून। जहां पर भी आपको नुकसान होता है, लीगल इंजुरी होती है, ये यहां पे लिखा हुआ है, लीगल इंजुरी होती है, नुकसान होता है, कानूनी तौर पर नुकसान होता है, जिसे कानून नुकसान मानता है, उसकी भरपाई करने के लिए एक कानून बनाया गया है जिसे कहते हैं लॉ ऑफ टॉर्ट्स, जो महाराष्ट्र सीईटी एलएलबी के 3 इयर्स और 5 इयर्स के लीगल एप्टीट्यूड और रीजनिंग के सिलेबस में है, और मुंबई यूनिवर्सिटी में FYLLB के सिलेबस में है, क्लैट, एलेट, स्लैट और जितने नेशनल लेवल के जितने एग्जामिनेशंस है, लॉ के एग्जामिनेशंस है जितने सारे, LLB के एंट्रेंस एग्जाम उनके सिलेबस में दिया गया है। उसके अलावा आपको जहां पर आप BA-LLB करते हो, LLB करते हो, उसके सिलेबस में भी आपको लॉ ऑफ टॉर्ट्स मिल ही जाता है 100 मार्क्स के लिए, और यहाँ पर हमारे यहाँ पे लीगल एप्टीट्यूड रीजनिंग के अंदर है। तो नुकसान भरपाई का कानून, लॉ ऑफ टॉर्ट्स। तो यहाँ पर एक स्टोरी शेयर करना चाहूंगा आप लोगों से। एक स्टोरी ऐसी है कि मुकेश नाम के एक व्यक्ति है जो KTM बाइक से जा रहे थे, मस्त अपनी धुन में जा रहे थे, बराबर आराम से गाड़ी चला रहे थे, KTM बाइक थी उनकी। अब यहां पर आएंगे तो रीना नाम की एक व्यक्ति जो अपने एक्टिवा पे जा रही थी, इन्होंने इनकी बाइक से बम कर दिया, नॉकडाउन कर दिया, कोलाइड कर दिया। 3 शब्द आज आपको मालूम पड़ गए इंग्लिश के, यानी गाड़ी इन्होंने टकरा गई, दोनों की गाड़ियां टकरा चुकी है। टकराने के बाद जैसे ही ये बम्प हुआ, नॉकडाउन हुआ, कोलाइड हुआ इनकी गाड़ियां, वैसे ही मुकेश जी की तो कोई गलती नहीं थी, गाड़ी तो इन्होंने ठोकी है, रीना जी ने। तो फिर जैसे ही ये कोलिजन हुआ, वैसे ही मुकेश का क्या हुआ दोस्तों, लीगल राइट वायलेशन। लीगल राइट वायलेशन का मतलब होता है कानूनी अधिकारों का उल्लंघन हुआ है, कानूनी अधिकारों का हनन हुआ है। और इसका एक और नाम है जिसे कहते हैं इन्फ्रिंजमेंट ऑफ राइट्स, यानी इनके सेफ्टी से चलने वाले अधिकार थे, राइट्स से सेफ चलने के, जो किसी रीना नाम की व्यक्ति ने छीन लिए। तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद मुकेश ने तकरार करना शुरू करी रीना से। रीना अपनी गलती मानने को तैयार नहीं थी। अब मुकेश जी हॉस्पिटलाइज हो चुके हैं, उनको और ज्यादा नुकसान पहुंचा है, तो मुकेश जी जाएंगे कोर्ट ऑफ लॉ में। जब ये कोर्ट में जाते हैं तो उनको क्या कहा जाता है दोस्तों, सिविल लॉ के अंदर। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये प्योरली सिविल लॉ है। कॉन्ट्रैक्ट हमारा सिविल लॉ है, ठीक है। दूसरा सिविल लॉ है हमारा लॉ ऑफ टॉर्ट्स। उसके अंदर हमारे मुकेश जी प्लेंटिफ है। प्लेंटिफ का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो विक्टिम हो, जिसके लीगल राइट्स का वायलेशन हुआ हो। जैसे ही यहां पर एक्सीडेंट टेक्स प्लेस हुआ था, वैसे ही इनके लीगल राइट्स अराइज हो गए थे, कानूनी अधिकार पैदा हो गए थे। और रीना जी के ऊपर, क्योंकि इन्होंने यहां पर नुकसान पहुंचा है, तो यहां पर मैं लिखना चाहूंगा लीगल ड्यूटी, रीना की लीगल ड्यूटी और लीगल ऑब्लिगेशन बन गई। लीगल ड्यूटी और ऑब्लिगेशन है कि नुकसान की इनकी भरपाई करके जाना है। तो इन्हें प्लेंटिफ कहा जाता है जब इस सिविल कोर्ट में फर्स्ट टाइम जाते हैं, ठीक है। ये अपनी अर्जी लगाते हैं, यहां पर अपनी एप्लीकेशन फाइल करेंगे, अर्जी लगाएंगे सिंपल में प्लेंट, और या तो प्लेंट कहा जाता है उसे, दावा दाखिल करना। जो दावा सिविल अदालतों में दाखिल किया जाता है उसे प्लेंट कहा जाता है, ठीक है। तो उसके अंदर वो लिखेंगे कि जो रीना जी इन्होंने क्या किया है, जानबूझ करके नहीं किया। अगर जानबूझ करके किया होता तो ये क्रिमिनल लॉ हो जाता। अगर ये एक दूसरे को जान रहे होते तो ये क्रिमिनल लॉ में जाता, पर ये आउट ऑफ नेग्लिजेंस हुआ है, नेग्लिजेंस की वजह से हुआ है, यानी लापरवाही की वजह से हुआ है। मराठी में कहते हैं निष्काळजीपणा केल्यामुळे झालेला है। तो इन्होंने यहाँ पर नेग्लिजेंस किया हुआ है, तो इनके पास क्या उपाय है, रेमेडी है। तो कोर्ट में हमको क्या मिलता है, न्याय मिलता है, और उस न्याय के लिए हम किसी एक रेमेडी का इस्तेमाल करते हैं। हम यहाँ पे क्रिमिनल लॉ में नहीं जा सकते, कॉन्ट्रैक्ट में नहीं जा सकते, बिकॉज ये दोनों एक दूसरे को जानते नहीं है। तो बचा क्या, यहाँ पर लॉ ऑफ टॉर्ट्स बचता है, जहां पर वो रेमेडी के लिए सिविल कोर्ट में जाएंगे। मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, रेमेडी मांगने के लिए सिविल कोर्ट में जाएंगे। सिविल कोर्ट में क्या मांगेंगे, तो ये मांगेंगे अपने डैमेजेस, या उसे कॉम्पनसेशन कहा जाता है। तो इन्होंने यहां पर मांग लिया है 10 लाख रुपया, 10 लाख रुपीस मांगा है। तो आपको दिल में एक सवाल पैदा होता होगा दिमाग के अंदर कि 10 लाख रुपीस कैसे। तो 10 लाख रुपीस उन्होंने बोला है, वो अपनी बाइक से बहुत प्यार करते थे, नई बाइक थी, तो वो KTM वैसे भी बाइक महंगी आती है। दूसरा, इनको हॉस्पिटलाइज होना पड़ा, इनकी हड्डियां टूटी, ये महीना भर हॉस्पिटल में एडमिट रहे, इन्हें पेन हुआ, ये किसी पेन से गॉन थ्रू हुए, बराबर। इनकी फैमिली को बहुत फिक्र हुई, बराबर। इनका जॉब लॉस हो गया,
और या तो पे लॉस हुआ है, जहां पर भी जॉब करते थे वहां पर उनको पेमेंट नहीं मिली, तो ये सारा कुछ वकील का फीस जितना अगोनी हुआ है वो सारा कुछ मुकेश इसमें कॉम्पनसेशन में मांग रहे हैं। दो और चीज समझाना चाहूंगा कि जैसे यहां पर लीगल राइट वायलेशन हुआ, वापस रिपीट कर रहा हूं, लीगल इंजुरी माना जाएगा इसे। लीगल इंजुरी मतलब कानून जिसे इंजुरी मानता है, इस केस में लीगल इंजुरी हुई है, ठीक है। तो इनके पास कॉज ऑफ एक्शन क्या बन रहा है, ये जो प्लेन दाखिल कर रहे हैं, ये दावा जो दाखिल कर रहे हैं सिविल कोर्ट के अंदर, इसमें कॉज ऑफ एक्शन लिखना रहता है दोस्तों। कॉज ऑफ एक्शन कैसे अराइज हुआ, जैसे ही यहां पर एक्सीडेंट टेक्स प्लेस हुआ, बाइक का बंप हुआ, नॉकडाउन हुआ या कोलिजन हुआ, कोलाइड हुआ, तो वैसे ही कॉज ऑफ एक्शन अराइज होता है। कॉज ऑफ एक्शन का मतलब रहता है कोर्ट में जाने की वजह, वो सिविल कोर्ट में आपके पास होना ही चाहिए और उसे प्रूव भी करना पड़ता है, PROVE, प्रूव, उसे प्रूव करना जरूरी है, ठीक है। तो कॉज ऑफ एक्शन ये अपने प्लेन के अंदर, दावे के अंदर लिखेंगे। तो आप डिफेंडेंट और सामने वाला व्यक्ति भी डिफेंडेंट है, रीना को क्या कहा जाएगा इस केस में, यहां प्लेंटिफ था तो वहां पर सिविल केस में डिफेंडेंट कहा जाएगा। रीना कौन है, डिफेंडेंट, जिसे समन करके हमारा सिविल कोर्ट बुलाएगा और बोलेगा कि आपके खिलाफ में ये एलिगेशंस लगे हुए हैं, तो आपका क्या बोलना है। तो वो जो अपना बोलना सबमिट करेगी, आप जैसे किसी वकील साहब उसके लिए मुकदमे में केस लड़ेंगे तो वो रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करेंगे। रिटर्न स्टेटमेंट का मतलब सिंपल में होता है जवाब दाखिल करना। अपना जवाब दाखिल करेंगे तो रीना भी कोई ना कोई डिफेंस लेगी जरूर, उसका डिफेंस लॉयर भी ऐसे ही चुप नहीं बैठ जाएगा, ये मान नहीं लेगा गलती, तो वो बोलेगी कि भाई मेरे साथ जो हुआ है गलती इनकी भी थी, ये भी बहुत ज्यादा स्पीड में आ रहे थे, सच बोलेगी या झूठ बोलेगी वो मैं नहीं जानता, वो तो कोर्ट ऑफ लॉ जानता है। कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस हुआ है, यानी नेग्लिजेंस में, लापरवाही में मुकेश जी जो प्लेंटिफ है हमारे, इनका भी पूरा योगदान है, कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस है, ठीक है। ये कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस है, अपने डिफेंस में बात रखेगी। तो रीना यहां पर कौन हुई, डिफेंडेंट हुई। रीना ने क्या किया है, अगर क्रिमिनल लॉ होता तो रीना को क्या कहा जाता, आरोपी, अक्यूज्ड, कंफ्यूज नहीं करूंगा, लेकिन यहां पर इसे डिफेंडेंट कहा जा रहा है। तो इसने कोई अपराध तो नहीं किया है, वरना हम अपराध बोलते, क्राइम बोलते, ऑफेंस बोलते, यहां पर हम इसे बोलेंगे उसने क्या किया है, ये रॉन्ग किया है, रॉन्ग, ये एक्सीडेंट में उसने रॉन्ग किया है, और एक टॉर्ट की लैंग्वेज में इसे टॉर्चुअस एक्ट कहा जाता है, बराबर। तो उसने जो किया है अपराध तो नहीं है, पर उसे रॉन्ग कहेंगे, और रीना को रॉन्ग डूअर कहा जाएगा इस केस में। डिफेंडेंट तो कोर्ट में रहेगी वो, लेकिन इस केस में उसे रॉन्ग डूअर, रॉन्ग करने वाला, या टॉर्ट फीजर, एक और शब्द है, टॉर्ट फीजर कहा जाएगा उस व्यक्ति को, ठीक है दोस्तों। तो ये शॉर्ट में एक स्टोरी के जरिए मैंने आपको इस सिविल लॉ को पूरी तरीके से समझाने की कोशिश की। इससे मैं समराइज करता हूं कि मुकेश प्लेंटिफ है इस केस के अंदर, बराबर, वो अपना प्लेन दाखिल करते हैं क्योंकि रीना जी जो टॉर्ट फीजर है, रॉन्ग डूअर है, उसने एक रॉन्ग किया है, उसने आउट ऑफ नेग्लिजेंस इनके साथ इनका एक्सीडेंट कर दिया, इनकी बाइक का और इनका। तो ये प्लेन के अंदर अपनी बात रखेंगे तो बोलेंगे कि रीना ने नेग्लिजेंस किया है, और वो रेमेडी मांगने के लिए कोर्ट में जाएंगे। टॉर्ट उनके पास में रेमेडी है, यहाँ पर क्रिमिनल लॉ का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, कॉन्ट्रैक्ट का भी नहीं, बिकॉज इनके पास रेमेडी सिर्फ टॉर्ट की यहाँ पर, क्योंकि एक दूसरे को जानते नहीं, जानते होते कॉन्ट्रैक्ट होता तो बात आ जाती, या अगर एक दूसरे को जान रहे होते और रीना जानबूझ करके कर रही होती इंटेंशनली, तो इसे क्रिमिनल लॉ में अपराध माना जाता। तो ये रेमेडी मांगने के लिए टॉर्ट में रेमेडी में जाएंगे। उपाय क्या है इनके पास, लॉ ऑफ टॉर्ट्स है, जो इनको बाकायदा तौर पर मदद करेगा किसी लॉ से। तो ये सिविल कोर्ट में जाएंगे और डैमेजेस और कॉम्पनसेशन क्लेम करेंगे। यहां पर एक्सीडेंट हुआ था, तो जिस दम एक्सीडेंट हुआ वैसे ही प्लेंटिफ के लीगल राइट्स पैदा हो गए, अस्तित्व में है लीगल राइट्स, मतलब उनके कानूनी अधिकार, और डिफेंडेंट की लीगल ड्यूटी पैदा हो गई, यानी इनको अब नुकसान भरपाई करके रीना जी को देना है। अब रीना जी ने भी अपना रिटर्न स्टेटमेंट दाखिल किया, कोर्ट में बुलाए तो, और बोला कि मेरी गलती नहीं थी, तेजी से ये आ रहे थे, बराबर, ये रॉन्ग आ रहे थे, जो भी इनको बोलना है। रिटर्न स्टेटमेंट में उन्होंने बोला कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस है, मुकेश की भी ज्यादा गलती है। तो यहां पर इन्होंने लास्ट बट नॉट द लीस्ट कॉज ऑफ एक्शन की बात है कि कॉज ऑफ एक्शन कब अराइज होता है, जैसे एक्सीडेंट हुआ कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ, ये प्लेंट में लिखा जाएगा कि यहां पर कॉज ऑफ एक्शन का मतलब होता है केस करने की रीजन क्या है, वजह क्या है, तो वजह वो एक्सीडेंट। ठीक है दोस्तों, कुछ और एग्जांपल से हम समझने की कोशिश करते हैं कि लॉ ऑफ टॉर्ट्स में और क्या क्या आता है। तो मैंने यहाँ पे 7 एग्जांपल्स लिखे हुए शॉर्ट में। पहला है डिफॉर्मेशन। डिफॉर्मेशन का मतलब होता है मानहानि,
अब्रू नुकसानी कहते हैं मराठी में। यानी आपने किसी कंपनी या किसी व्यक्ति के बारे में कहीं सोशल मीडिया पे कुछ लिख दिया या आप उसे चला रहे कंटिन्यूसली, न्यूज़पेपर में छाप दिया, किसी पत्रिका में छाप दिया, जिसमें आपने उसके बारे में झूठ बोला है, ठीक है, फॉल्स स्टेटमेंट दिया है, झूठ बोला है, फॉल्स स्टेटमेंट दिया है, ना सिर्फ फॉल्स स्टेटमेंट दिया बल्कि उसे पब्लिश भी कर दिया, लोगों में उसकी बदनामी कर दी है, तो वो आपसे अपनी बदनामी के बदले में हर्जाना जरूर मांगेगा, ठीक है। जिसका जितना मान उसका उतना हानि होएगा। तो डिफॉर्मेशन, इसमें मैं केस डिस्कस करूंगा नितिन गडकरी साहब का, अरविंद केजरीवाल जी जो है उनके अगेंस्ट में उन्होंने केस किया था डिफॉर्मेशन का, जिसमें 100 करोड़ का मुकदमा लगाया गया था। आपको केस देख सकते हैं, गूगल सर्च करके आप देख लीजिएगा, आज का आपका ये होमवर्क होगा। सेकंड है एग्जांपल लॉ ऑफ टॉर्ट्स में, जिसे नुकसान कह सकते हैं ट्रेसपास, यानी किसी की भी इमूवेबल प्रॉपर्टी में आप विदाउट परमिशन अनलॉफुली गैर कानूनी तौर पर एंटर करते या बुरी नीयत से एंटर करते, उसे परमिशन नहीं लेते, तो इसे ट्रेसपास कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। इसे क्या कहा जाएगा? ट्रेसपास कहा जाएगा। नेक्स्ट है रॉन्गफुल डिटेंशन। पुलिस ऑफिसर्स ने या किसी प्राइवेट व्यक्ति ने अगर किसी को गिरफ्तार कर लिया है और 24 घंटे के अंदर कोर्ट में पेश नहीं किया है, ये रूल है बेसिक, ये आपको आर्टिकल 22 के अंदर मिल जाएगा। आर्टिकल 21 बोलता है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी और फ्रीडम ऑफ राइट टू पर्सनल लिबर्टी, और सेकंड बोलता है कि आर्टिकल 22 के अंदर कुछ अधिकार अक्यूज को, आरोपी को मिल जाते हैं, जिसमें से एक अधिकार है 24 आवर्स के अंदर आपको उनको पेश करना है जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के सामने, जो हमारे न्यायाधीश साहब होते हैं। तो अगर वो नहीं पेश किया, किसी तरीके से रॉन्गफुली डिटेन करके रखा, चारों दिशा से बंद कर दिया, वो चाहे 1 मिनट के लिए क्यों ना हो, वो रॉन्गफुल डिटेंशन माना जाएगा। ये भी एक तरीके का टॉर्ट है। इसके बाद है दोस्तों विकारियस लायबिलिटी। विकारियस लायबिलिटी का मतलब होता है दोस्तों, जनरली सिविल लॉ में क्या होता है, जिसका नुकसान हुआ है, यहाँ पे मुकेश का नुकसान हुआ है तो सिर्फ मुकेश ही कोर्ट जा सकता है, बराबर, और नुकसान भरपाई रीना करके देगी, रीना के अलावा कोई और नहीं कर सकता। बट यहां पर क्या होता है, किसी और के किए गए कृत्य के लिए कोई और जवाबदार माना जाता है, ठीक है। उसकी एग्जांपल है मास्टर एंड सर्वेंट। मास्टर एंड सर्वेंट का मतलब होता है मालिक, मालिक और नौकर। अगर नौकर ने, सर्वेंट ने किसी तरीके का विकारियस लायबिलिटी कर दिया, यानी टॉर्चरस एक्ट किया, टॉर्ट में किसी को नुकसान पहुंचा दिया टॉर्ट करके, तो मालिक इसमें जिम्मेदार माना जाएगा। बिकॉज फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल से समझाता हूं। एक कहीं पर लग्जरी बस सर्विसेज चलती है, उसका ड्राइवर अपनी गाड़ी चला रहा है, वो नासिक कहीं पहुंचते हैं, नासिक में पहुंचने के बाद ड्राइवर ने जानबूझ के नहीं, एक्सीडेंट हो गया, किसी मर्सिडीज को अपनी गाड़ी ठोक दी है, तो जवाबदार कौन रहेगा दोस्तों? क्या ड्राइवर मर्सिडीज का प्राइस पे कर सकता है? नहीं। कौन पे करेगा? फिर मास्टर पे करेंगे। क्यों? क्योंकि वो मास्टर उसका अपॉइंटमेंट करता है, मालिक उसका अपॉइंटमेंट करता है, डिसमिस भी वही कर सकता है, सस्पेंड भी वही कर सकता है, टर्मिनेट भी वही कर सकता है। मोर और लेस सब एक जैसी चीज है। किसके इंस्ट्रक्शंस पे काम कर रहा था? मालिक के इंस्ट्रक्शंस पे। किसके डायरेक्शन पे काम कर रहा था? दिशा निर्देशों पे काम कर रहा था, मालिक के। कौन उसको पेमेंट देता है, सैलरी देता है? मालिक के। तो और प्रॉफिट मोटिव किसका होता है? मालिक का। और ज्यादा पेइंग कैपेसिटी किसकी है? मालिक की। तो जवाबदार कौन माना जाएगा? मालिक की। प्रोवाइडेड दैट के वो इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए, एम्प्लॉयमेंट में उसने करना चाहिए। अगर एम्प्लॉयमेंट के अलावा वो कोई और काम करने जा रहा है जो मालिक ने नहीं कहा है, तो वो सर्वेंट जिम्मेदार रहेगा, वरना जनरल सेंस में मालिक जिम्मेदार रहता है। एक और एग्जांपल है पार्टनरशिप एक्ट। पार्टनरशिप के अंदर अगर एक पार्टनर ने कोई गलत डिसीजन ले लिया और या तो टॉर्ट कर दिया, टॉर्चरस एक्ट कर दिया, जो पर्सनल नेचर का नहीं, बिजनेस के नेचर का है, बिजनेस के लिए किया है, तो सारे पार्टनर्स लायबल माने जाएंगे, जबकि किया किसी एक ने, बराबर। क्योंकि पार्टनरशिप में कैसा होता है कि लॉस सबको बेयर करना है, तो प्रॉफिट भी सब बेयर करते हैं। अगर प्रॉफिट आप जितना बेयर करते हैं, जितना परसेंटेज आप प्रॉफिट का लेते हैं, उतना ही परसेंटेज का आपको लॉस भी बेयर करना पड़ेगा। नेक्स्ट एग्जांपल है दोस्तों नेग्लिजेंस, यानी लापरवाही करना, किसी तरीके की लापरवाही करना। नेग्लिजेंस का मतलब है आपने कोई लापरवाही कर दी। फॉर एग्जांपल एक बिल्डिंग का काम चल रहा है, वहां पर आपको ग्रीन कलर की जाली लगी हुई दिखती है हमेशा, देखा है आपने, बराबर, और आपको बैरियर भी लगाना है, बोर्ड्स भी लगाना है कि इसके नीचे से मत गुजरिए, आपने नहीं लगाया और किसी को नुकसान पहुंच गया आपके नेग्लिजेंस की वजह से, तो फिर क्या हो गया दोस्तों? आपको नुकसान भरपाई करके देना पड़ेगी। ऊपर से एक व्यक्ति गुजर रहा था, उस बिल्डिंग के नीचे से गुजरा, ऊपर से ईंट गिर गई,
वो जख्मी हो गया तो टॉर्चर सैक लगेगा यहाँ पे। नेक्स्ट है नर्वस शॉक। नर्वस शॉक का ये लॉ ऑफ टॉर्च का लास्ट एग्जांपल है। इसके अंदर एक महिला है, आपने उसको मजाक से फोन करके बोला आपके पति की एक्सीडेंट हो गया और वो मारे गए, उनको शॉक लग गया, बराबर, उनको शॉक लगा, हॉस्पिटल में एडमिट हुई और वो महिला कोमा में चलेगी रोते रोते हुए, तो उसकी जवाबदारी पूरी तरीके की उस डिफेंडेंट की होगी जिसने ये मजाक किया है या रियल में बोला है। तो दोस्तों आज हमने डिस्कस किया लॉ ऑफ टॉर्च। बाकी मेरे वीडियोस लॉ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर मैंने अपलोड कर दिए यूट्यूब के ऊपर, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर और लॉ ऑफ क्राइम्स के ऊपर, जो आईपीसी और भारतीय न्याय संहिता 2003 के बेसिक प्रिंसिपल के ऊपर है, जो आपको मदद करेंगे महाराष्ट्र सीईटी एलएलबी के स्टूडेंट्स को और क्लैट के स्टूडेंट्स को और एलएलबी के स्टूडेंट्स को। तो आप उसे जरूर सुनिएगा, ठीक है। और महाराष्ट्र एलएलबी सीईटी के स्टूडेंट्स आईजीटी लॉ क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। हमारी ऑनलाइन क्लासेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है लाइव और रिकॉर्डेड लेक्चर के साथ में। लाइव और रिकॉर्डेड लेक्चर आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसके अलावा ऑफलाइन सेंटर भी है भिवंडी के अंदर जिसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। हमने एक डिस्काउंट ऑफर भी दिया हुआ है, स्पेशल डिस्काउंट ऑफर। तो डिस्क्रिप्शन के अंदर हमारा फोन नंबर आपको मिलेगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में हमारा मोबाइल ऐप आपको मिलेगा, मोबाइल ऐप डाउनलोड कीजिए और बहुत सारे उसमें डेमो लेक्चर्स है वो सुन लीजिए। और अगर आप सेटिस्फाई होते हैं तो जल्दी ज्वाइन कीजिए, बिकॉज अप्रैल और मई ये 2 महीने में 3 इयर्स और 5 इयर्स के एग्जामिनेशन है, टाइम कम बचा है दोस्तों। तो आज ही ज्वाइन कीजिए आईजीटी लॉ क्लासेस। फिर मिलते हैं दोस्तों, जय हिंद जय महाराष्ट्र।